नगर निकाय के चुनाव में आपकी खुद की घर की विधानसभा में 15 के 15 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। आप एक वार्ड नहीं जिता पा रहा, मोदी जी से चैलेंज करते हो। अरे मेरा बूथ का कार्यकर्ता कमलनाथ जी आपको वो चैलेंज करता है कि बूथ जिता के दिखा दो। बीजेपी ने कमलनाथ को खुली चुनौती दी है। अब कमलनाथ इस चैलेंज का जवाब कैसे देंगे, ये बात की बात है। लेकिन बीजेपी की ये चुनौती कमलनाथ के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने छिंदवाड़ा में कांग्रेस की पकड़ को मजबूत बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। क्या कहा था कमलनाथ ने, पहले वो सुनिए। छिंदवाड़ा से तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला लिया, क्योंकि छिंदवाड़ा ही एक जिला है जहाँ सब विधायक कांग्रेस के हैं, जहाँ जिला पंचायत कांग्रेस की है, निगम कांग्रेस की है। ऐसा कोई जिला देश भर में नहीं है। ठीक है, मोदी जी के भी कॉन्स्टिट्यूंसी में सब विधायक बीजेपी के नहीं है, ये याद रखिएगा। कमलनाथ को बीजेपी ने चुनौती तब दी जब कटनी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक थी। बीजेपी की इस बैठक को 2023 की तैयारियों के मद्देनजर काफी अहम भी माना जा रहा है। बीजेपी अब की बार 200 पार के नारे के साथ मैदान में दिखेगी। बीजेपी का फोकस 51 की जगह 53% वोट लाने पर है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 53% वोट शेयर एवरेज मिला है, मध्य प्रदेश के अंदर भी हर बूथ पर 51% वोट शेयर का संकल्प है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि 2023 के चुनाव में अगली बार 200 पार का नारा दे करके भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएगी। कटनी में बीजेपी की बैठक और कमलनाथ को चैलेंज देने के बाद कांग्रेस ने भी फौरन जवाब दिया। कांग्रेस ने तंज कसते हुए बीजेपी को छेद वाली नाव तक कह दिया। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार डगमगा रही है और डूबती हुई नाव चाहे जितने भी सम्मेलन कर ले, जहाँ जहाँ चुनाव हारे वहाँ आरएसएस के दफ्तर खोल ले, लेकिन जिस नाव में अनेकों छेद हो गए वो डूबने से कोई बचा नहीं सकता। बीजेपी की बैठक से कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि बैठक में सीएम शिवराज, कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा समेत कई कैबिनेट मंत्रियों ने मिलकर 2023 के लिए खाका खींचा है। चर्चा तो गुजरात के तर्ज पर युवाओं को मौका देने की भी है, यानी बीजेपी मिशन 2023 को पूरा करने के लिए जी जान से जुटी है। हालांकि कांग्रेस में भी बैठकों का दौर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है बड़ी पार्टी बड़ा टारगेट। कटनी में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में बीजेपी ने बड़ा टारगेट सेट किया है। बीजेपी ने अब की बार 200 का नारा दिया है। साथ ही बीजेपी का फोकस 53% वोट लाने पर है। वहीं बीजेपी ने कमलनाथ को भी चुनौती दी है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी की तैयारियों पर तंज कसा है। तो चर्चा करेंगे आज इसी विषय पर, लेकिन जिन सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी, पहले उन सवालों को देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या गुजरात से उत्साहित होकर एमपी में बीजेपी ने टारगेट बड़ा किया है? सवाल नंबर 2, कमलनाथ को चैलेंज देकर क्या मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है? सवाल नंबर 3, गुजरात के तर्ज पर क्या युवाओं को ज्यादा टिकट देगी बीजेपी? तो ये वो 3 सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहेगी। और जो पैनल में हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं आज की इस चर्चा में, पहले उनसे मुखातिब हो लीजिए, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अर्चना चिटनिस जी जुड़ रही हैं पैनल में, पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी नेत्री। बहुत स्वागत है मैडम आपका। हमारे साथ संजय यादव जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक, आपका भी बहुत स्वागत है। और मनोज सैनी जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत ओपनिंग कमेंट लेके आपका मैं करना चाहूंगा। आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस वक्त कटनी में जो बैठक चल रही है, सीएम शिवराज से लेके वीडी शर्मा से लेके संगठन के तमाम बड़े नेता, हम कहें सदस्य मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को हराकर बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में जो एक बहुमत, जो प्रचंड बहुमत हासिल किया है, उसके बाद काफी आत्मविश्वास बढ़ा है पार्टी का। लेकिन क्या कुछ इसी तरह का फॉर्मूला या कुछ इसी तरह की तरजीह मध्य प्रदेश में विधायकों को दी जाएगी टारगेट सेट करके? क्योंकि अब की बार 200 पार, ये जो नारा दिया गया, टारगेट दिया गया, इसके पीछे क्या मंशा आप देख रहे हैं? बैठक भी आज हुई है, जरा हमें अपडेट कराएं।
देखिए, दिन भर बैठक का दौर चला है और अभी अभी अंतिम सत्र संपन्न भी हो गया। तो बैठक का यदि पूरा हम लब्बो लुबाब देखें तो यही रहा कि कैसे 2023 में चुनाव जीते, बल्कि गुजरात की तर्ज पर चुनाव जीते। गुजरात में 156 सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन पिछली दफा जब हम 2018 पर नजर डालते हैं तो 107 पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सिमट गई थी, सरकार नहीं बन पाई थी और सरकार बन गई थी भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार। बाद में सरकार रही नहीं, लेकिन तमाम सारे मुद्दों पर जहां कमियां हैं उनको दूर बीजेपी ने किया है और करने की तैयारियां हैं। लेकिन आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि टारगेट जब हम ऊंचा रखते हैं तो निश्चित है कि वो जो पाना है उस तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए अब की बार 200 पार का यहाँ नारा दिया है। बड़ी बात यह है कि ये नारा कोई नया नहीं है, पिछली बार 2018 में भी यही नारा था, अब की बार 200 पार। लेकिन दोनों दलों को मिलाकर 200 पार जरूर हो गए थे यदि हम पिछले चुनाव को देखें, पर लेकिन इस बार 156 का जो टारगेट दिखाई दिया गुजरात से, तो उसके कारण जोश जो है वो हाई है भारतीय जनता पार्टी का। और ये तय किया गया कि 51% जो वोट शेयर था उसको बढ़ाकर 53% तक ले जाया जाए, क्योंकि गुजरात में यही 53% के आसपास आया। दूसरा, पन्ना पर जिस तरह से काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसी रणनीति के साथ अब मध्य प्रदेश में बढ़ने की तैयारी है। और ये साफ कर दिया है कार्यकर्ताओं को, जो भी लोग यहाँ पहुंचे थे, वरिष्ठ नेता चाहे वी.डी. शर्मा हो या मुरलीधर राव हो, अभी अभी तरुण चुग जी का भाषण हुआ है, उन्होंने भी यही कहा कि कैसे हमें चुनाव जीतना है, कौन सी वो कमियां हैं जिनको दूर करना। हालांकि मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आती, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जोश भी बड़ा हाई नजर आया है, तो उनका भी यही कहना है कि चुनाव जीतना। लेकिन दीपक, यदि हम दूसरे तरह से इसको देखें तो बहुत बड़ी चुनौती मानकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। भले वो कहे कि अब की बार 200 पार, जोश भले हाई रखे, लेकिन कांग्रेस भी इस बार सक्रिय नजर आ रही 2018 से ज्यादा 23 में। तो हमें लगता है ये बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को लेकर, लेकिन एक चीज जरूर इस बार इस चुनाव में दिख सकती है कि गुजरात की तर्ज पर ही कुछ टिकट लंबे यानी बड़ी तादाद में काटे जा सकते हैं और नए लोगों को मौका दिया जा सकता है, और यही नयापन शायद एंटी इनकम्बेंसी को कम करेगा और जीत की तरफ आगे बढ़ाएगा। बीजेपी बिल्कुल ठीक कहा आपने मनोज जी, और इसी सिरे को मैं आगे ले जाऊंगा, बातचीत के सिरे को। अर्चना जी, मैडम, आपसे हम समझना चाहेंगे, बेशक आपकी पार्टी तैयारी तो काफी अच्छा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है कि जनता इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने जिस तरह गुजरात चुनाव में जीत हासिल की है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरजीह के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन वो स्ट्रैटेजी, वो फॉर्मूला हम समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कमलनाथ भी बड़ा दावा कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा को लेकर पार्टी घबराई हुई है, वी.डी. शर्मा तुरंत काउंटर अटैक कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मात्र उत्साह नहीं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव की तैयारी में। गुजरात की जीत में हमें उमंग और उत्साह, स्थानीय चुनाव मध्य प्रदेश वह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहवर्धक है। और भारतीय जनता पार्टी के पास देश में एक अद्भुत नेता है, मध्य प्रदेश में एक कल्पनाशील और कल्पनाओं को जमीन पर उतारने वाला नेता है। साथ में बूथ तक कार्यकर्ता ही नहीं, कार्यकर्ताओं की टोली है। सिर्फ अब की बार 200 पार नहीं कहा, वोट के प्रतिशत की बात करी, बारीकी से बात करी, और फिर शक्ति केंद्र की बैठक कब होगी, मंडल की बैठक कब होगी, बैठकों में क्या क्या किया जाएगा। हम संगठन का काम चुनाव देख कर नहीं करते, 5 साल लगातार करते हैं, वैचारिक दृष्टि से, कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व पर, संगठन की मजबूती पर। जब सब और काम किया जाता है तभी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी खड़ी होती है, जिसे देख देश के सारे दल अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। अर्चना जी, ये भी हम समझना चाहेंगे कि ना सिर्फ कमलनाथ, हम ये भी देख रहे हैं जिस तरह से लगातार बीजेपी की तरफ से हमले बोले जा रहे हैं, क्या कमलनाथ ही नहीं, कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी कोशिश कर रही है? अपने आप अपनी परिस्थितियों से दबाव में है, वो देश में लगातार सिमटते गए हैं, उनकी पार्टी के अनगिनत टुकड़े होते रहे हैं। इस यात्रा में कांग्रेस गुटों में, व्यक्तियों में बटी हुई दिखी है, वे दबे हुए हैं, हारे हुए हैं, थके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस पर काम करने की जरूरत नहीं। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या कहेंगे आप? पहले कमलनाथ बड़ा दावा करते हैं, फैक्ट से परिचित कराते हैं, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कटनी को ही बीजेपी ने चुना। तमाम दिग्गज नेता इस वक्त कटनी में हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी है।
आपकी पार्टी भी बेशक तैयारी तो कर रही है, लेकिन जो चैलेंज वीडी शर्मा कमलनाथ को दे रहे हैं, क्या वो चैलेंज कमलनाथ एक्सेप्ट कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे? आप लोग गुजरात की बात करते हैं लेकिन हिमाचल की बात नहीं करते। क्यों हिमाचल की बात नहीं करते जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विधानसभा हार गई हो? उसकी बात आप लोग क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। आपकी भी मजबूरी है। वो भारतीय जनता पार्टी का अति उत्साह है और जैसे हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जितनी चद्दर उतना ही पैर पसारो। मुझे लगता है वो गलती से सुनने में हमें गलती हो गई। उन्होंने बोला है अब की बार 250 पार, क्योंकि वो जो पार्टी जिस दल के लोग जिनका घड़ा भर गया हो वो अति उत्साह में शायद ये भी भूल गए हो कि अगली बार 250 पार होना है। पश्चिम बंगाल में भी अमित शाह जी ने यही कहा था। तो इस बार का मध्य प्रदेश का चुनाव डिफरेंट होगा। मध्य प्रदेश का चुनाव जनता लड़ेगी, क्योंकि जिस प्रदेश में विगत 19 सालों में लोगों को पीने का पानी ना हो, गरीबों को आदिवासियों को सिंचाई का साधन ना हो, जिस प्रदेश में शिक्षा ना हो, जिस प्रदेश में स्वास्थ्य ना हो, जिस प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी, उस प्रदेश में जनता राह देख रही है कि जल्दी चुनाव आए तो ये भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। आप वहां दीदी से नहीं निपट पाए पश्चिम बंगाल में, हमारे भैया से क्या निपट पाओगे? क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूबी हुई है। गुजरात की आप सब बात करते हैं, हिमाचल की कोई बात नहीं करता। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना कठिन है क्योंकि न इनके साथ जनता है, न नेता है मन से, न कार्यकर्ता है। क्योंकि कार्यकर्ता भी पिटा है 19 साल, जनता भी पिटी है 19 साल। वो गरीब, आदिवासी, किसान, मजदूर, नौजवान बेरोजगारी की डर से मध्य प्रदेश को कर्ज में लाद दिया। आज लोगों के हाथों में काम नहीं है जी। आज जो मनरेगा था उनसे योजनाओं का, गौशाला की बात करते, बंद करने की बात करते, महंगी बिजली, लोग तड़प रहे हैं। महंगाई के साथ साथ बिल नहीं आते, सीधे बिजली काटने जाते हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी दयनीय हालत में कर दी भारतीय जनता पार्टी ने कि बीमारू प्रदेश, मध्य प्रदेश की हालत देश में इस समय सबसे गंभीर स्थिति में होगी। अगर आप लोग अंतिम पंक्ति के बैठे व्यक्ति के गांव में जाएंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी की सत्यता पता चल जाएगी। और ईमानदारी से आप भी ये बात जब बीडी शर्मा जी कहेंगे कि अब की बार 200 पार, तो उनको आप चुनौती दीजिए, हम लोगों के माध्यम से दीजिए। आपने देखा कि अभी 3 दिन पहले संजय जी जनता सड़कों पे उतरी थी जी। आपको भी गांव के अंदर जाइए, क्या लोगों को पीने का पानी मिल रहा, क्या बच्चों को शिक्षा मिल रही, क्या गरीब लोगों को स्वास्थ्य इस पर मैं सवाल मिल रही, पूछूंगा अर्चना जी से। अस्पताल है, ताला लगा है, संजय जी स्कूल है, शिक्षक नहीं है। आपने हिमाचल का जिक्र किया, तमाम अभी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के भाई साहब, इनका मैं जवाब लूंगा। चाहते हैं अंधेरे में रहे, घमंड में रहे, इनका मैं जवाब लूंगा अर्चना जी से। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस की सक्रियता प्रदेश में उस स्तर पर दिख नहीं रही है तैयारियों के लिहाज से, जिस स्तर पर दिखना चाहिए। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह को छोड़कर हम दूसरे नेताओं की बात करें तो कांग्रेस उस एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रही है अगर हम बीजेपी से तुलना करें। मैंने आपसे पहले कहा जनता चुनाव लड़ेगी और जनता का नेतृत्व हमारे नेता करेंगे। जो नेता है जो चुनाव लड़ेगा वो जनता का नेतृत्व करेगा। अभी 3 दिन पहले आप ही की टीवी में दिखाया गया रहा, हमारे जबलपुर में वर्गीय विधानसभा की जनता सड़कों पे आई थी मूलभूत सुविधाओं के लिए। ऐसा ही है पूरे मध्य प्रदेश में होगा कि जब जनता सड़कों पे आएगी, किसी की जब जनता आक्रोशित होती है तो उसको एक दिशा मिलना चाहिए, एक नेतृत्व मिलना चाहिए। तो वो नेतृत्व कांग्रेस देने में सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। इसलिए अब आप भूल जाइए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सक्रिय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो निश्चित रूप से उनको आगे दिखाया जाएगा, सब कुछ उनको आगे दिखाएंगे, चाहे आपकी टीवी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। आप सोशल मीडिया में देखिए कि जनता के क्या हाल है, जनता क्या चाह रही, जनता क्या बोल रही, जनता किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। तो इनका अहंकार इनको मुबारक। निश्चित रूप से हम अतिशयोक्ति भी बात नहीं करते, लेकिन निश्चित रूप से हमारा पूर्ण विश्वास है कि जब जनता का चुनाव होगा तो हम गिनती नहीं बता पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी गिनती भी नहीं कर पाएगी। उसको भी उम्मीद नहीं होगी कि इतनी कम संख्या आजादी के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की होगी। चलिए अर्चना जी, आप क्या कहेंगे? ठीक है, संजय जी ने जो सवाल उठाए, कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को मैं देखता हूं वो पूछते हैं और वो कहते भी हैं कि हिमाचल पे बात क्यों नहीं होती। निश्चित ही आपकी पार्टी ने इस पर सीख तो ली होगी, क्योंकि एक पैटर्न रहा है, हर 5 साल में वहां पर सरकार बदलती है। इतिहास जो रहा है वही कुछ एक बार फिर हमने हिमाचल के चुनाव में देखा है।
लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो कांग्रेस जो सवाल उठा रही है योजनाओं को लेकर, जनता के परेशानी को लेकर, उस पर आप क्या काउंटर करेंगे? क्योंकि संजय जी भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में एक साथ जन सेवा अभियान चला, हर गांव में और हर वार्ड में कार्यकर्ताओं ने ही नहीं बल्कि हमारे शासकीय कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने एक एक दरवाजे पर दस्तक देकर शासकीय योजनाएं पहुंचाई। जो आवेदन आए उनके निराकरण हुए, उनको अब योजनाओं का लाभ निरंतर देने का प्रयास करा जा रहा है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार और उसके पूर्व कोरोना के चलते जो गैप पड़ा हुआ था उसे कमर कसकर शिवराज जी की सरकार लगी है, उसके गैप की कमियों को पूरा कर क्रियान्वयन जमीन पर लाने का। अब बड़ी हास्यास्पद बात है, मुझे लगता है कि संजय भाई अपने सामने आईना रखकर अपनी ही कोई विवरण खुद की पार्टी का कर रहे हैं कि नेता नहीं है और नीति नहीं है और कार्यकर्ता नहीं है और जनता चुनाव लड़ेगी। अब ये जनता के भरोसे है जिनके पास खुद के पास ना नेता है ना कार्यकर्ता है, ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो जनता भरोसे है। और जनता ये जानती है कि 15 महीने की सरकार में उन्होंने क्या किया है, देश में दशकों के में सरकार चलाते हुए इन्होंने क्या किया है। इस आत्मविश्वास अच्छी चीज है, पर मैं बंसल न्यूज के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से ये निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगी, आत्मविश्वास बढ़ाओ। भारतीय जनता पार्टी को देख कर खींचो मत, कुंठित मत हो, ऐसे परेशान नहीं हो, अपने आप को मजबूत करो, अपना घर ठीक करो, जैसे हम लगातार अपनी पार्टी को सशक्त करते हैं और सरकार बेहतर चलाकर फिर जनता के बीच जाते हैं। चलिए मनोज जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लगातार देखते हैं कांग्रेस अपने आप को एकजुट होने की, मजबूत करने की बात तो कहती है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस की उस रणनीति को घेरकर ही सवाल खड़े करने लगती है, सवाल उठाने लगती है। और एक तरह से चाहे वो मनोवैज्ञानिक तरीका हो या फिर वो 15 तत्कालीन कमलनाथ सरकार की बात हो, घेरने की कोशिश पूरा बीजेपी करती है। जनता की बात कर रहे हैं संजय जी, लेकिन क्या ये रणनीति बीजेपी एक बार फिर कामयाब हो पाएगी अपनी स्ट्रैटेजी के तहत भुनाने में, चुनाव में? देखिए दीपक, पहले तो संजय जी को मैं बताऊं कि ये हम नहीं कह रहे अब की बार 200 पार, और यदि वो सुनते तो शायद मैंने यही कहा है कि अब की बार 200 पार का नारा पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो दोनों दलों को मिलाकर 200 पार की स्थिति बनी थी। तो ठीक है, हमेशा जोश हाई रखना चाहिए, वो कोई भी मैदान में टीम हो, कांग्रेस हो या बीजेपी। तो बीजेपी का ये कहना है कि अब की बार 200 पार। जहां तक वो हिमाचल की बात कर रहे थे तो हिमाचल में तो रिवाज बदलने की बात कह रहे थे, लेकिन रिवाज नहीं बदल पाया, रिवाज वही दिखाई दिया। गुजरात का जिक्र बार बार इसलिए हो जाता है कि गुजरात में 7 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बावजूद इसके 156 तक वो पहुंचे, 53% उन्होंने वोट शेयर बढ़ाया। तो वो अपने कार्यकर्ता से क्या बात करेंगे? वही बात करेंगे जहां से रिजल्ट अच्छा दिखाई देगा। वो ये तो बताएंगे नहीं कि गुजरात में हार मिली है। यदि ये 2023 में यदि इस बात को करेंगे तो फिर जोश निश्चित रूप से हताशा में बदलेगा, तो बात वही की जाती। लेकिन जहां तक बात करें कांग्रेस की, तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं, भारत जोड़ो यात्रा भी मैंने देखी, कई बार संजय भाई जुड़े हैं पहले भी हमारे साथ, जब भी हमारी बात हुई है कि इस बार जोश कांग्रेस का भी हाई है। और शुरुआत में ही हमने ये कहा था कि 18 से ज्यादा तकरार इस बार 23 में दिखाई देने वाली, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी सक्रियता नहीं छोड़ी है। और यहाँ एक बात जरूर है कि एक ही चेहरा है कमलनाथ जी का। अभी हमने देखा कि राहुल गांधी को मंच पर आना पड़ता है, वो खुद दोनों को मिलते हुए दिखाते हैं, तो ऐसा क्या है? तो वो सब चीजों से कहीं ना कहीं कांग्रेस को बचना पड़ेगा, वो चुनौती होती है। और भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय तक आते आते अपनी एकजुटता भी दिखाती है और चीजों को आगे बढ़ाती है। तो मकसद यही है कि 23 का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प होगा। चैलेंज दोनों के लिए है, बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है। बीजेपी के साथ अच्छा ये होती है कि वो हमेशा अपने परिणामों से जीत पर काम करती है, हार पर काम करती है। और पिछला 2018 का जो चुनाव हुआ तो उसमें एक निश्चित रूप से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बाद में सरकार बन गई, कैसे बनी वो आप और हम सब भी जानते, कांग्रेस भी जानती, बीजेपी भी जानती। पर इस बार ऐसा ना हो, उस पर बीजेपी विचार कर रही और कांग्रेस के कमलनाथ भी इस पर विचार कर रहे हैं। आप देखिए वही मुद्दे लेकर आ रहे हैं, किसान कर्ज माफी की बात हो या फिर बात आज ही हम देख रहे थे जो बात राम वन गमन की बात हो, ये सब वो मुद्दे हैं जो पिछली बार पूरे नहीं कर पाई। तो बीजेपी ये दिखाना चाहती कि 100 रुपए में 100 यूनिट की बात हो। तो ये वो सब चीजें हैं जो सीधे जनता को जोड़ती है और ये चिंता बीजेपी के भीतर भी है। इसीलिए आज की बैठक में 21 को एक अलग प्रोग्राम है, ब्लॉक स्तर पर जाना है,
उसके बाद फिर शक्ति केंद्रों पर जाना है 23 तारीख को, 25 तारीख को फिर दूसरा प्रोग्राम है। तो बीजेपी में बैठकों का दौर ही इसलिए चलता है कि कार्यकर्ता चलायमान रहे, लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार अपने कार्यकर्ता को चलायमान रखा है। बैठ के होती रहती, बीजेपी की भी होती, कांग्रेस की भी होती, पर जो चीजें निकल कर आई है उसमें बीजेपी ये दिखाने का प्रयास जरूर कर रही है कि उसका जोश हाई। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने मनोज जी। संजय जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस जनता की आप बात कर रहे हैं कि जनता सबक सिखाएगी, जनता ही चुनाव लड़ेगी, थोड़ा इसको आप इलैबोरेट करेंगे? क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मुझे पता चला कि करीब 30 लाख नए युवा मतदाता होंगे जो पहली बार 2023 के विधानसभा में वोट डालेंगे। हमने वो पीढ़ी भी देखी है जो 60-70 साल के ऊपर बुजुर्ग हो जाती है और कहती है कि साहब हमने तो जीवन भर कांग्रेस को ही वोट दिया, हमने तो जीवन भर बीजेपी को ही वोट दिया। लेकिन युवाओं को लेकर कहते हैं कि कोई खास, युवाओं में अभी एक फिक्स विजन नहीं है। एक वो युवा पीढ़ी है जो प्रधानमंत्री मोदी की बात करती है, एक वो युवा पीढ़ी है जो राहुल गांधी की भी बात करती है, जो पहली दफा वोट दे रहे हैं। युवा कांग्रेस को भी जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या इस जनता में उस युवा पीढ़ी को भी आपकी पार्टी लेकर चल रही है? इन युवाओं की भूमिका कितनी अहम मानते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से युवाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है और युवाओं ने देखा है कि वो किस तरह से बेरोजगार है, किस तरह से मध्य प्रदेश में शिक्षा खत्म हुई कि जो व्यक्ति सक्षम हो वो बड़ी मुश्किल से बाहर जाके हैदराबाद में पढ़ता है, बेंगलुरु में पढ़ता है, दिल्ली में पढ़ता है, बाहर चला जाता है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर खत्म कर दिया गया तो उसके मन में आक्रोश है। जो नया लड़का है उसके मन में डर है कि अगर भाजपा फिर से आ गई तो हमें न शिक्षा मिलेगी, न स्वास्थ्य मिलेगा, न पीने का पानी मिलेगा, न रोजगार मिलेगा। इसलिए युवा आक्रोशित है भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति। तो युवाओं का वोट तो इनको बिल्कुल नहीं मिलना। और बुजुर्गों को, किसानों को मालूम है कि हमें ठगा गया, हमसे झूठे वादे करके हमें बहलाया गया, लेकिन हमें मिला क्या? गरीब को मिला क्या? आदिवासी को मिला क्या? जब चुनाव आते हैं तब आदिवासियों के हित की बात करते हैं और आपने 19 साल उनका हक छीना, उनको पूरी व्यवस्थाएं नहीं दी, फिर तो लोगों को अब विश्वास खत्म हो गया शिवराज जी की बातों के ऊपर। अभी इनको जुमले लगने लगे। सबको मालूम है कि अगर आप आज नई बात करोगे कि हम ऐसा बना देंगे, हम चमका देंगे, तो लोग कहेंगे 19 साल से क्यों नहीं बनाया? हमारे पास माफी मांगने के लिए इन्हें माफी मांगे। हम तो कहेंगे हमने गौशाला का काम शुरू किया, इनने बंद किया। हमने 300 से 600 पैसे की, इन्होंने 600 से 1000 नहीं की। हम कहेंगे हमने बिजली का बिल 100 रुपए 100 यूनिट किया, ये कहेंगे हमने 100 से 500 किया। ये हम कहेंगे कि लोगों के पास बिजली बिल आते रहे, जमा होते रहे, लेकिन ये कहेंगे कि हम तो पहुंचाते ही नहीं है और बिजली काटने पहुंच जाते हैं। चलिए, मैं जवाब ले लेता हूं। देगी ना इनको। अर्चना जी, मैडम आपसे चाहूंगा जवाब दें। जी, मैं जवाब ले लेता हूं। अर्चना जी, जिस प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जिस प्रदेश में निरंतर नर्सिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं, जिस प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं लगातार आ रही हैं, जिस प्रदेश में शिक्षा का स्तर स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक लगातार बढ़ा है, सड़कों का नेटवर्क बढ़ा है, सिंचाई 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर आंकड़े बताइए, 48,000 हेक्टेयर बढ़ी, जिस प्रदेश में कितने शिक्षक गेहूं कम का है? उत्पादन हरियाणा और पंजाब से आगे बढ़ा है, जिस प्रदेश में आंकड़े बताइए, आंकड़े से बात करिए, जिस प्रदेश में इंडस्ट्रीज आ रही हैं, आंकड़े बताइए, आप शिक्षा की कितनी बदतर स्थिति है? मेरे पास आंकड़े हैं। लगातार शासकीय नौकरियां मिल रही हैं, लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बच्चों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लगातार स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। और आज प्रदेश प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भी देखा जाए तो हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय इनके समय की प्रति व्यक्ति आय से 10 गुना के करीब बढ़ी है। ये सारी परिस्थितियां और प्रदेश में जिस प्रकार इस समय लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इस समय ये अर्चना मैडम, अर्चना जी, ये युवा वोट बीजेपी को जाएगा? क्योंकि संजय जी इस बात को खारिज कर रहे हैं। तो इनसे पूछेगा कि आप बेरोजगारी भत्ता देने की बात करके आप सरकार में आए थे, आप युवाओं को एक प्रकार से छाता देकर 4,000 रुपए की पेंशन आप देंगे, ये कहकर आप सरकार में आए थे। किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ये कहकर आप सरकार में आएंगे। कर्ज कितना है? युवा इनसे पूछेगा कि हमारा भत्ता कहाँ है, किसान इनसे पूछेगा। चलिए, ये तमाम सवाल फिर अगली किसी चर्चा के लिए मैं रखूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है अर्चना जी और संजय जी, एक ऐसा विषय है जिस पर लंबी बहस, लंबी चर्चा और हो सकती है, लेकिन समय अब इजाजत नहीं दे रहा इस चर्चा को मुझे आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए फिलहाल इस चर्चा को मैं यहीं पर रोकूंगा। अर्चना जी, संजय जी और मनोज जी, आप तीनों का शुक्रिया पैनल में शामिल होने के लिए। और देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कोई खास मुद्दा नहीं होगा, मुद्दे अनेक होंगे,
लेकिन उन मुद्दों को पार्टियां भुनाती कैसी है, जनता के बीच लेकर जाती कैसी है और जनता का मन जीतने में, दिल जीतने में कितनी कामयाब हो पाती है। कांग्रेस के अपने तर्क हैं, बीजेपी के अपने तर्क हैं, लेकिन काफी दिलचस्प और काफी खास विधानसभा चुनाव अगले साल होने जा रहे हैं और उसी को लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावों के साथ तैयारी भी पूरा कर रही है। तो फिलहाल इस आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।